The next chapter we are going to undertake The Man Who Wished to Be Perfect. West Bengal Board Semester 2 Class 11. Rapid Reader का ये सेकंड स्टोरी है द मैन हु विश टू बी परफेक्ट रिटन बाय लाल बिहारी दे एंड दिस स्टोरी हैज आल्सो बीन टेकन आउट ऑफ फोक टेल्स ऑफ बंगाल. बहुत समय पहले की बात है. एक धार्मिक किस्म का मतलब धर्म कर्म का काम करने वाला एक मेंडिकेंट मतलब एक सन्यासी, एक भिखारी केम टू अ किंग. वो एक राजा के पास आया हु हैड नो इशू. उस राजा की कोई संतान नहीं थे. इशू का मतलब यहाँ पे बेटे बेटी संतान. एंड सेड टू हिम, और आकर उसको बोला राजा को, एज यू आर एंक्शियस टू हैव अ सन आई कैन गिव टू द क्वीन अ ड्रग बाय सेलविंग विच शी विल गिव बर्थ टू ट्विन सन्स. उसने आके बोला कि मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो बेटा पाने के लिए, तो मैं तुम्हारी रानी को एक ऐसी दवा दे सकता हूँ, अगर वो दवा तुम्हारी रानी खा लेगी तो उसको 2 जुड़वा संतान पैदा होगा. बट आई विल गिव द मेडिसिन ऑन दिस कंडीशन दैट ऑफ दोज ट्विन्स यू विल गिव वन टू मी. लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो दोनों बच्चे पैदा होंगे जुड़वा, उनमें से एक तुम मुझे दे दोगे. एंड कीप द अदर योर सेल्फ, और दूसरे को तुम खुद रख लेना. द किंग थॉट द कंडीशन समवॉट हार्ड. भाई ये शर्त तो बहुत ही डिफिकल्ट शर्त है ना. जिस बच्चे को हम उसको दुलार कर लेंगे, जिस बच्चे को उसका नन्ना मुन्ना सूरत जो है उसका प्यारा सूरत देख लेंगे, उससे कैसे पार्ट होंगे, कैसे अलग होंगे. तो राजा के लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था. बट एज ही वॉज एंक्शियस टू हैव अ सन टू बियर हिज नेम, लेकिन भाई बेटा तो एक जरूरत था ना. एक बेटा नहीं रहेगा तो उसका नाम कैसे आगे बढ़ेगा. एंड इनहेरिट हिज वेल्थ. इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी संपत्ति जो कमा के रखा हुआ है वो राजा, कोई तो होना चाहिए बेटा जो इस संपत्ति को आगे नाम देगा. डिसेंडेंट होना चाहिए, कोई वंशज होना चाहिए इस किंगडम को आगे बढ़ाने वाला, इस वेल्थ को इनहेरिट करने वाला. ही एट लास्ट एग्रीड टू द टर्म. राजा लास्ट में उस मेंडिकेंट की बात को मान गया, सन्यासी की बात को मान गया. अकॉर्डिंगली द क्वीन स्वैलोड द ड्रग. और जैसा कि शर्त था वो दवा दिया सन्यासी ने. मेंडिकेंट जो भिखारी सन्यासी था उसने दिया. फकीर जिसको कहते हैं ना, भीख मांग मांग के घूमता रहता है इधर उधर, फकीरी करता है, उसने वो दवा दिया और रानी ने वो दवा निगल लिया. ड्रग, ड्रग मतलब दवा. एंड इन ड्यू टाइम गेव बर्थ टू 2 सन्स. और 2 बच्चे हुए उसको, दोनों बेटे हुए. द ट्विन ब्रदर्स बिकेम 1 ईयर ओल्ड. अब जब धीरे धीरे वो दोनों बेटे 1 साल के हो गए, 2 ईयर्स ओल्ड 2 साल के हो गए, 3 ईयर्स ओल्ड, 4 ईयर्स ओल्ड, 5 ईयर्स ओल्ड, still the mendicant did not appear to claim his share. The king and the queen therefore thought that the mendicant who was old was dead and dismissed all fears from their mind. इंतजार किए कि शायद 1 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो आएगा फकीर ले जाने. 2 साल, 3, 4, 5 साल गुजर गए, नहीं आया. राजा रानी को खुशी हुई, अब दोनों बच्चे हमारे, अब नहीं आएगा. मुझे लगता है कि जब वो प्रॉमिस किया था तो उसी वक्त ही बूढ़ा था, और बूढ़ा होकर के बीमार होकर मर गया होगा. अब नहीं आएगा, चलो अब सारी डर खत्म, अब दोनों बेटे हमारे. बट द मेंडिकेंट वॉज नॉट डेड. मरा नहीं था, वो जिंदा था. ही वॉज काउंटिंग द ईयर्स केयरफुली. वो मेंडिकेंट भी दुनिया के किसी एक कोने में बैठकर काउंटिंग किए जा रहा था साल, सावधानी से. यंग प्रिंसेस वेयर पुट अंडर ट्यूटर्स. वो जो दोनों राजकुमार थे उनको पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया. एंड मेड रैपिड प्रोग्रेस. और पढ़ाई में बहुत उन्नति किए दोनों. एज वेल एज इन द आर्ट्स. कला में भी उन्नति किए. राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, भाई राजा का बेटा है तो घोड़ा चलाना तो आना ही चाहिए. शूटिंग, तीर चलाना आना ही चाहिए, सब सीखा उन्होंने. बो एंड एरो. एंड एज दे वर uncommonly handsome, they were admired by all the people. और दोनों बच्चे समय के साथ साथ जब बड़े होने लगे, uncommonly handsome मतलब अनकॉमन ब्यूटी था दोनों के लुक्स में. दोनों बहुत हैंडसम बच्चे हुए. सारे लोग खूब प्रशंसा करते थे उनकी बहादुरी की, उनका लुक्स का. When the princes were 16 years old, जब 16 साल के हो गए ना दोनों राजकुमार, तब वो मेंडिकेंट आ गया. 16 साल माना जाता है इंसान का कि उसी टाइम से वो बचपना से यंग एज में कदम रख देता है. तो मेंडिकेंट आ गया. मेड हिज अपीयरेंस एट द पैलेस गेट. महल के दरवाजे पे आ गया. वही सन्यासी
वही फकीर, एंड डिमांडेड द फुलफिलमेंट ऑफ द किंग्स प्रॉमिस, और आकर उसने किंग के प्रॉमिस को मांगा। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। वादा किया था तुमने कि 2 बच्चे होंगे, उसमें से एक मुझे दे दोगे, वक्त आ गया है, चलो लाओ। द हार्ट्स ऑफ द किंग एंड द क्वीन वर ड्राइड अप विद इन देम, दोनों का दिल मुरझा गया, सूख गया। राजा रानी, देना पड़ेगा, ठीक है ना, तैयार नहीं हो रहा था लोग। दे हैड थॉट दैट द मेंडिकेंट वाज नो मोर इन द लैंड ऑफ द लिविंग, उन लोगों को तो लगा था कि वो सन्यासी मर चुका है, लैंड ऑफ लिविंग मतलब इस दुनिया में अब है ही नहीं है। बट व्हाट वाज देयर सरप्राइज व्हेन दे सॉ हिम स्टैंडिंग एट द गेट इन फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड एक मुहावरा है, फ्रेज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या होता है भाई, हाड़ मास में जीता जागता, जीता जागता शरीर में आ गया वो सन्यासी, वो फकीर। सोचा था क्या, क्या हो गया, सोचा था कि मर गया, वो तो जिंदा आ गया, खड़ा है और डिमांड भी कर रहा है मेरे यंग प्रिंस को, मेरे कलेजे के टुकड़े को। द किंग एंड द क्वीन वेर प्लंज्ड इनटू अ सी ऑफ ग्रीफ, दोनों बेचारे, दुख के पहाड़ टूट पड़ा उनके ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लंज इनटू द सी ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख के समंदर में डूब गए। हमने कहा हिंदी में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, एक ही बात है, पहाड़ टूट पड़ा और यहाँ समंदर में गिर गए। देयर वाज नथिंग फॉर इट हाउएवर बट टू पार्ट विद वन ऑफ द प्रिंसेस, खैर कुछ कर तो सकते नहीं थे, एक राजकुमार से तो अलग होना ही था। फॉर द मेंडिकेंट माइंड बाय हिज कर्स turned into ashes not only both the princess but also the king, queen, palace and the whole of the kingdom of to boot। डर था उन दोनों को कि ये सन्यासी का इतना पावर है, सोचो ऐसा दवा दिया था कि मेरी रानी को 2 बेटे हो गए, तो इसके पास ऐसा भी तो पावर हो सकता है ना कि कुछ मंत्र पढ़ के मार देगा, मैं, मेरी रानी, मेरे दोनों बेटे सबको खाक में मिला देगा, राख बना देगा जला के, और मेरा पूरा महल, मेरा संपत्ति, सब कुछ किंगडम। बट विच वन वॉज टू बी गिवन अवे, लेकिन अब चिंता की बात ये थी कि अब दें किसको, कौन सा वाला को, बड़ा वाला या छोटा वाला, कौन सा वाला। द वन वॉज एज डियर एज द अदर, दो के दोनों ही डियर थे, दोनों ही प्यारे थे। फियरफुल स्ट्रगल अरोज इन द हार्ट्स ऑफ द किंग एंड क्वीन, दोनों के दिल में एक डरावना सा स्ट्रगल चलना शुरू हो गया, कौन सा वाला बच्चा दें। छोटा वाला की बात करते थे तो ईच ऑफ देम सेड आई विल गो, आई विल गो, दो के दोनों बोलते थे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दूसरे वाले भाई को कहता था तुम रहो, मुझे जाने दो इस सन्यासी के साथ। यंगर वन ने बड़े वाले को कहा, छोटे वाले ने बड़े को, देखो भैया तुम बड़े हो, भले ही कुछ मिनट के लिए बड़े हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम बड़े हो और तुम मेरे पापा के गर्व हो, उनका घमंड हो तुम, उनकी आन बान शान हो, तुम घर पे रहो, मुझे जाने दो इस सन्यासी के साथ, इस फकीर के साथ। बड़े वाले ने छोटे को कहा, देख छोटे, तू छोटा है ना, तू मम्मी का खुशी है, मम्मी की खुशियां तेरे अंदर है, तू रह जा। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो मम्मी के प्यारे होते हैं, और बड़े वाले जो होते हैं, चाहे बेटा चाहे बेटी, वो पापा के प्यारे होते हैं। ऐसा बात नहीं है, सभी प्यारे होते हैं, लेकिन थोड़ा अट्रैक्शन होता है। यू रिमेन एट होम, आई विल गो विद द मेंडिकेंट, मैं जाऊंगा ना सन्यासी के साथ। द एल्डर सेड टू द यंगर, फिर बड़े वाले प्रिंस ने छोटे वाले प्रिंस को कहा कि तुम यंगर हो मेरे से, एंड यू आर द जॉय ऑफ माई मदर, तुम मम्मी की खुशी हो, तुम घर पे रहो, मैं जाऊंगा इस सन्यासी के साथ। काफी या एंड नहीं के बाद, या एंड नहीं मीन्स यस एंड नो, मतलब हाँ और ना, काफी देर तक चलता रहा। ग्रेट डील ऑफ मोर्निंग एंड लेमेंटेशन, काफी रोना धोना हुआ, माँ की तरफ से भी बच्चे की तरफ से भी। एंड आफ्टर द क्वीन हैड वेटेड हर क्लोथ्स विथ हर टीयर, रानी का जो आंचल था वो रो रो कर पूरा गीला हो गया, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि एल्डर प्रिंस को ही जाने दिया जाए सन्यासी के साथ। लेकिन इससे पहले कि वो राजकुमार अपने पिताजी का वो रूफ यानी पिताजी का महल छोड़कर गया, अपने घर के कोर्टयार्ड में यानी कि उसके आंगन में, महल के आंगन में उसने अपने हाथों से एक पेड़ लगाया और अपने पेरेंट्स को और भाई को बोला कि ये जो पेड़ है ना, ये मेरी जिंदगी है। व्हेन यू सी द ट्री ग्रीन एंड फ्रेश, जब कभी भी तुम इस पेड़ को देखोगे कि ये हरा भरा है, तरोताजा दिख रहा है, तो ये जान लेना कि इट इज़ वेल विथ मी, जान लेना कि मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और जब तुम्हें दिखेगा कि ये पेड़ फेडेड हो गया है इसके कुछ हिस्सों में, कुछ पत्तियों में, तो ये जान लेना कि मैं बीमार हूँ। और जब तुम्हें दिखेगा कि ये पूरा का पूरा ही पेड़ फेडेड हो गया है, तब मान लेना कि मैं मर चुका हूँ और इस दुनिया से जा चुका हूँ। इसके बाद राजा को, रानी को किस करने के बाद और गले लगाने के बाद, और अपने भाई को भी प्यार
दिखलाने के बाद बड़ा वाला प्रिंस उस सन्यासी के साथ निकल गया। एज ए मेंडिकेंट एंड द प्रिंस वर वेंडिंग देयर वे टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, वो सन्यासी और वो राजकुमार दोनों जंगल से होते हुए जब जा रहे थे, दे सॉ सम डॉग्स वेल्प्स, वहां पे उन लोगों ने देखा कुछ कुत्ते के पिल्लों को रोड साइड पे दिखाई दिए। उन पिल्लों के अंदर से एक बच्चा जो था ना, कुत्ते का बच्चा, उसने अपनी मम्मी को बोला, डैम को, डैम मीन्स मदर, उसने अपनी मदर को बोला, मदर आई विश टू गो विद दैट हैंडसम यंग मैन हु मस्ट बी अ प्रिंस। मम्मी, मैं इस हैंडसम यंग प्रिंस के साथ जाना चाहता हूँ। मम्मी ने इजाजत दे दिया, कहा जाओ। और फिर राजकुमार ने बड़ी खुशी से उस पपी को उठा लिया, अपना साथी बना लिया। अभी काफी लंबा दूरी तय नहीं हुआ था, तभी एक पेड़ के ऊपर रास्ते के ही किनारे उन लोगों ने देखा अ हॉक एंड इट्स यंग वंस, एक बाज दिखाई दिया और उस बाज के छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दिए पेड़ के ऊपर। उन छोटे छोटे बच्चों में से एक बच्चे ने अपने डैम से बोला, अपनी मदर से, मदर आई विश टू गो विद दैट हैंडसम यंग मैन हु मस्ट बी द सन ऑफ ए किंग। सिमिलर बात उसने भी कहा, मम्मी, मैं इस यंग हैंडसम मैन के साथ जाना चाहता हूँ जो देखने में लगता है कि कोई राजकुमार है। बाज की मम्मी भी राजी हो गई, उसने भी कहा ठीक है जाओ। इसके बाद फिर राजकुमार उस बाज के बच्चे को भी अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ा। अब उसके साथ दो दो कंपेनियन थे खेलने कूदने के लिए, एक तो पपी था और एक यंग हॉक। लास्ट में वो लोग जंगल की गहराई में पहुंचे, फार अवे फ्रॉम द हाउसेज ऑफ द मेन, इंसानों की बस्ती से काफी दूर। और जंगल में जिस जगह जाकर वो लोग ठहरे, वहां एक झोपड़ी थी, घास फूस की, छज्जे की बनी हुई, पत्तियों की। यही वो जगह था जहाँ पे सन्यासी रहता था। सन्यासी ने प्रिंस को बताया, यू आर टू लिव इन दिस हट विथ मी, तुम्हें इस झोपड़ी के अंदर रहना है मेरे साथ। योर चीफ वर्क विल बी टू कल फ्लावर्स, और तुम्हारा मेन काम होगा कि हर रोज जंगल में जा करके फूल इकट्ठा करके ले आओगे, और उसी फूल से मैं अपने भक्ति और पूजा पाठ का काम करूंगा। इस जंगल में तुम एवरी साइड में जा सकते हो एक्सेप्ट नॉर्थ, नॉर्थ में मत जाना। अगर तुम नॉर्थ की तरफ गए तो कुछ बुरी आत्मा या कोई राक्षसी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती है। इस जंगल में तुम जो चाहो वो खा सकते हो, हर फ्रूट्स तुम्हारे लिए है, हर रूट तुम्हारे लिए है। रूट बोलने का मतलब है रूट के प्रजाति का कोई खान पान का चीज करना है तो खा सकते हो, जैसे गाजर हुआ, मूली हुआ, आलू हुआ, ये सब तो रूट ही है। और पीने के लिए देखो कितना अच्छा झरना है, यहाँ से तुम पानी पी सकते हो। राजकुमार को वो जगह बुरा नहीं लगा और काम भी बुरा नहीं लगा। जैसे ही मॉर्निंग होता था, एकदम डॉन, सुबह सुबह, राजकुमार झोपड़ी से निकल जाता था, जंगल में चला जाता था और उस सन्यासी को ला करके फूल देता था। और फिर वो सन्यासी फूल लेकर के चला जाता था, कहीं पूजा पाठ धर्म के काम में कहाँ जाता था वो बताता नहीं था, और सारा दिन बिता देता था। शाम के पहर सूरज ढलने के बाद वो लौटता था। इसलिए उस प्रिंस के पास सारा दिन बचता था। सारा दिन वो इधर उधर जंगल में घूमता टहलता अपने दोनों साथियों, उस कुत्ते के पिल्ले के साथ और जो यंग हॉक था उसके साथ वो खेलता था। और तीर वगैरह से हिरणों के ऊपर शिकार भी किया करता था, तीर की मदद से, तीर धनुष की मदद से। वहाँ हिरणें बहुत ज्यादा थी और इस तरह से वो अपना सारा दिन गुजारता था। एक दिन क्या हुआ कि उस राजकुमार का एक तीर जाकर के एक मेल हिरन को लगा। स्टैग का मतलब होता है मेल हिरन, और वो हिरन घायल हो गया और घायल होकर वो नॉर्थ की तरफ भागा। प्रिंस को याद नहीं था मेंडिकेंट का वो सावधानी, और वो फॉलो करने लग गया मेल हिरन को। मेल हिरन एक फाइन लुकिंग हाउस में एंट्री किया, दैट स्टूड क्लोज बाय द प्रिंस एंटर्ड, और दौड़ाते दौड़ाते जंगल के एक ऐसे कोने में चला गया जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक घर था। घर के नजदीक गया, राजकुमार उस घर में एंट्री किया और देखा कि हिरन तो गायब, और हिरन की जगह पर एक यंग वुमेन बैठी थी, सुंदरी बैठी थी, मैचलेस ब्यूटी थी उसकी, सुंदरता का कोई तुलना नहीं था, इतनी खूबसूरत थी। दरवाजे के पास बैठी हुई थी और उसके सामने उसने डाइस बिछा के रखा था, जैसे शतरंज वगैरह खेलते हैं ना, डाइस। महाभारत में आपने देखा होगा शकुनी डाइस खेलता था और जिसमें उसने पांडवों को हरा दिया। प्रिंस वॉज रूटेड टू द स्पॉट, प्रिंस उस लड़की को देखकर एकदम वहीं पे खड़ा ही खड़ा रह गया, देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लेडी। लेडी ने फिर उसको अपनी तरफ बुलाया और कहा कि तुम यहाँ चांस से आए हो, ये मत सोचना कि अपनी मर्जी से आए हो, चांस तुम्हें यहाँ ले आया है, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे साथ एक गेम नहीं खेलोगे, डाइस का गेम। राजकुमार तुरंत तैयार हो गया उसके साथ डाइस का गेम खेलने के लिए। एज इट वॉज अ गेम ऑफ रिस्क, गेम तो बहुत ही रिस्की था, लेकिन राजकुमार तैयार हो गया और उन लोग एक एग्रीमेंट पे आए। उस लड़की और राजकुमार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर
प्रिंस हारा उस गेम को, तो उसे अपना वो छोटा वाला हॉक दे देना पड़ेगा लेडी को, और अगर लेडी हार गई तो उसे, उस प्रिंस को एक डुप्लीकेट हॉक देना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हॉक उस प्रिंस के पास था। ठीक है, और गेम शुरू हुआ और लेडी जीत गई। तो जीत गई तो फिर राजकुमार को अपना वो हॉक उस लेडी को दे देना पड़ा। लेडी ने उस हॉक को लिया और एक खड्डा था उसके बगल में ही, उस खड्डे में उस हॉक को डाल दिया और डालकर ढक दिया। प्रिंस को ऐसा लगा कि मेरा तो एक हॉक चला गया, रेपुटेशन की बात आ गई, तो प्रिंस ने कहा कि मैं सेकंड टाइम खेलूंगा। लेडी फिर एग्री हुई और फिर से एग्रीमेंट तय हुआ कि अगर तुम फिर से हारे तो तुम्हें अपना वो कुत्ता दे देना पड़ेगा, छोटा वाला, और मैं अगर हारी तो मैं तुम्हें बिल्कुल एक डुप्लीकेट वैसा ही कुत्ता दे दूंगी। गेम शुरू हुआ और फिर से प्रिंस हार गया और प्रिंस को अपना वो कुत्ता दे देना पड़ा। लेडी ने उस पपी को एक दूसरे होल के अंदर डाला और उसको भी ढक कर रख दिया। प्रिंस को ऐसा लगा कि भाई उन दोनों को मैं शायद तीसरी बार गेम खेलकर बचा सकता हूँ। उसने फिर से ऑफर किया। राजकुमारी ने उसके साथ फिर से एग्रीमेंट किया कि इस बार अगर तुम हारे तो तुम्हें खुद को मुझे दे देना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी वो मेरी मर्जी, और अगर तुम जीत गए, मैं हारी, तो बिल्कुल मैं तुम्हारे ही जैसा एक डुप्लीकेट राजा, मतलब राजकुमार, तुम्हारे ही जैसा एक डुप्लीकेट राजकुमार मैं तुम्हें दे दूंगी। शी देयरफॉर कॉट होल्ड ऑफ द प्रिंस, और उसके बाद गेम शुरू हुआ और फिर से राजकुमार हार गया। इस बार राजकुमार ने अपने आप को ही उसे सौंप दिया और उस लड़की ने उस राजकुमार को एक तीसरे होल में रखा और उसको भी ढककर रख दिया। ब्यूटीफुल डे वॉज नॉट अ वुमेन, सॉरी, अब वो ब्यूटीफुल लेडी अपने असली रूप में आ गई। वो एक खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक राक्षसी थी और वो इंसान का मांस खाती थी। अब तो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। मुलायम मुलायम चिकना शरीर, अब इसको खाएंगे हम। लेकिन उस वक्त वो नहीं खाई राजकुमार को। उसने रिजर्व फूड के रूप में राजकुमार को और उसके कुत्ते और उस हॉक को रख दिया, क्योंकि उस दिन का खाना वो खा चुकी थी, उसका पेट भरा हुआ था। तो फिलहाल वो मरने से बच गया। इसी बीच में राजकुमार के घर पे, उसके महल पे काफी रोना धोना शुरू हो गया। उसके बाप, उसके भाई, उसकी मम्मी रोने लगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि वो जो ट्री प्लांट करके गया था ना राजकुमार, वो थोड़ा सा मुरझा गया था। तो इन लोगों को पता चल गया कि राजकुमार शायद बीमार पड़ गया है, क्योंकि उस पेड़ की हरियाली थोड़ी कम हो गई थी, और देखा कि कुछ पत्ते मुरझा के गिर रहे हैं। इस बात से छोटे राजकुमार ने अपने मम्मी पापा को अलार्म किया, सावधान किया, और उन लोगों को बोला कि देखो कैसे लीव्स इसके मुरझा रहे हैं। लास्ट में उन लोगों ने कंक्लूड किया कि एल्डर प्रिंस का जान लगता है खतरे में है। यंगर प्रिंस ने रिजॉल्व किया, निश्चय किया, रिजॉल्व का मतलब निश्चय, कि वो अपने भाई की मदद करने के लिए जाएगा। लेकिन जाने के पहले उसने भी एक पेड़ प्लांट कर दिया अपने महल के कोर्टयार्ड में, और वैसी ही बात अपने भाई के जैसा बोल कर गया मम्मी पापा को भी। जब ये हरा भरा रहेगा तो समझ लेना मैं ठीक हूँ, और मुरझाया रहेगा तो समझ लेना मैं बीमार हूँ। और फिर अपने महल का सबसे फास्ट चलने वाला घोड़ी को उसने चुना और राजा के स्टबल में से निकाला और घोड़े पर बैठकर फॉरेस्ट की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे भी वह कुत्ता मिला और कुत्ते के बहुत सारे बच्चे। उसमें से एक बच्चे ने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी, मैं इस हॉर्स राइडर के साथ जाना चाहता हूँ जो देखने में लगता है कि प्रिंस है। तो प्रिंस ने उसे उठा लिया, अपने साथ ले लिया। थोड़ा और आगे गया तो, सॉरी, उस कुत्ते को पता था कि ये वही प्रिंस है जो मेरे भाई को ले गया है, क्योंकि कुत्ते को क्या पता कि ये जुड़वा भाई है। उसको लगा कि शायद ये वैसा वही राजकुमार है, तो मेरे भाई को ले गया है, मुझे भी ले जाएगा तो मैं अपने भाई से मिल लूंगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही देखने में थे। एज यू हैव टेकन अवे माई ब्रदर, टेक मी ऑल्सो विथ यू। कुत्ते ने कहा कि तुम मेरे भाई को ले गए हो तो मुझे भी ले जाओ। राजकुमार समझ गया कि ये मुझे एक्चुअली में मेरा भाई समझ रहा है, मैं मेरे भाई जैसा दिखता हूँ इसीलिए। उसने पपी को ले लिया, अपना साथी बनाकर निकल पड़ा। कब का मतलब लायन का बच्चा भी होता है, और कुत्ते के बच्चे को यहाँ कब बोला गया है। फर्दर ऑन, थोड़ी दूर आगे गया तो उसको एक यंग हॉक भी मिला जो पेड़ की डाली पे पर्च करके बैठा हुआ था रोड साइड पे। उसने भी राजकुमार को कहा, यू हैव टेकन अवे माई ब्रदर, तुम मेरे भाई को ले गए हो, मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हें कहता हूँ। इस बात पर यंग प्रिंस ने उसे भी तुरंत, रेडिली का मतलब होता है तुरंत, उसे भी तुरंत उसने उठा लिया
और इन दोनों कंपेनियंस के साथ वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां उसने देखा एक झोपड़ी थी। और झोपड़ी को देखते ही वो समझ गया कि ये जरूर सन्यासी का घर है। लेकिन वहां सन्यासी तो दिखा नहीं, और ना ही उसको अपना भाई दिखाई दिया। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और उसको पता नहीं चल रहा था कि अब करें तो क्या करें, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं अपने भाई को। इसलिए वो घोड़े से उतरने के बाद घोड़े को छोड़ दिया ग्रेजिंग करने के लिए, घास चरने के लिए, जबकि खुद वहीं बैठ गया घर के सामने। जब शाम हुई, सनसेट हुआ, तब सन्यासी आया अपनी झोपड़ी में, रोज की तरह पूजा पाठ धर्म का काम करके। और उसने जब देखा छोटे वाले राजकुमार को, तो वो समझ गया और उसने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मैंने तुम्हारे भाई को मना किया था कि वो नॉर्थ के साइड में ना जाए, क्योंकि नॉर्थ के साइड में बुरी आत्माएं होती हैं। लेकिन वो मेरी बात नहीं माना और वो उधर चला गया। और मुझे लगता है कि वहाँ एक खतरनाक राक्षसी के पल्ले में वो पड़ गया है। वो राक्षसी वहाँ रहती है। देयर इज नो होप ऑफ रेस्क्यूइंग हिम, अब कोई उम्मीद नहीं है तुम्हारे भाई को बचाने की। शायद ही हैज ऑलरेडी बीन डिवोर्ड, हो सकता है शायद तुम्हारा भाई अब तक खा लिया गया हो। यंगर प्रिंस फिर भी नॉर्थ की तरफ गया, जहां उसने एक मेल स्टैग को देखा, और उसने भी तीर चलाया और उस मेल स्टैग को वो तीर लग गया। स्टैग फिर नॉर्थ की दिशा में भागा और बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह वो भी उस हिरन को फॉलो करता गया। ही वॉज नॉट अ लिटिल एस्टोनिश्ड व्हेन इंस्टेड ऑफ सीइंग अ स्टैग, जब वहां गया तो उसे खूबसूरत घर दिखा, और घर के अंदर गया तो हिरन गायब और खूबसूरत लेडी दिखी। लेकिन छोटा प्रिंस थोड़ा भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था सारी बात, तो उसे पता चल गया था ना, उस सन्यासी ने बता दिया था, मेंडिकेंट ने। उसने देखा कि एक वुमेन बैठी हुई है बहुत ही खूबसूरत, समझ गया कि ये वही राक्षसी है जो सन्यासी ने बताया था। दैट ही प्रिटेंडेड वुमेन, और वो सन्यासिनी सॉरी और वो जो राक्षसी है वो प्रिटेंड कर रही है खूबसूरत औरत बनने की, और इसी के अंडर में मेरा भाई कैद है मुझे लगता है। लेडी ने उसको भी कहा कि देखो भाई, तुम यहाँ पे आए हो, बाई चांस आए हो, और तुम्हें मेरे साथ डाइस का गेम खेलना पड़ेगा। यंगर प्रिंस तुरंत राजी हो गया उसके साथ गेम खेलने के लिए, और उसके सामने भी सेम कंडीशन रखा गया, वही समान शर्तें रखी गई, ऑन विच द एल्डर प्रिंस हैड प्लेड। इन्हीं शर्तों पे तो बड़ा भाई भी खेला था। यंगर प्रिंस पहले गेम में जीत गया, और लेडी ने फिर उसको एक छोटा सा हॉक प्रेजेंट किया, होल में से निकाली और निकाल कर उसको दे दी। अब दोनों हॉक जब मिले, दोनों खुश हो गए, भाई दोनों भाई थे एक दूसरे के। काफी खुशी मिल रही थी दोनों बाजों को एक दूसरे के साथ मिलने पर, दोनों चिड़ियाएं खुश। लेडी ने और प्रिंस ने दोबारा खेला, प्रिंस फिर से जीत गया। लेडी को उस कुत्ते के बच्चे को भी निकाल कर दे देना पड़ा राजकुमार को, होल में से निकाली और निकाल कर दे दी। और जब दोनों कुत्ते के बच्चे एक साथ मिले तो दोनों खुश हो गए, दोनों भाई मिलकर। काफी खुशी हो रही थी कि हम दोनों भाई वापस मिल गए। उन लोगों ने तीसरी बार गेम खेला, और वही शर्त फिर से थी, पुरानी वाली। प्रिंस फिर से जीत गया, लेकिन इस बार लेडी उसके जैसा यंग प्रिंस उसे देने से मुकर गई, और उसने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे मैं तुम्हारे जैसा किसी को पैदा कर सकती हूँ। लेकिन यंगर प्रिंस बहुत जिद में आ गया, उसने कहा ना, मैं नहीं मानूंगा। जिद करने लगा कि तुम्हें अपना कंडीशन तो पूरा करना ही पड़ेगा, शर्त मानना ही होगा। इसके बाद फिर वो राक्षसी उसके भाई को प्रेजेंट की उसके सामने, और दोनों भाई फिर जब मिले तो बहुत ही खुश हुए, दोनों भाई यूनाइटेड हो गए। फिर राक्षसी ने उन दोनों यंगर और एल्डर प्रिंस को यह समझाया, डोंट किल मी एंड आई विल टेल यू अ सीक्रेट विच विल सेव द लाइफ ऑफ एल्डर प्रिंस। उसने कहा कि देखो, तुम दोनों शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे बड़े भाई की जान बचा सकती हूँ। मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हारे बड़े भाई की जान खतरे में है उस सन्यासी के पास। उसने बताया कि वो जो सन्यासी है ना, वो माँ काली का पुजारी है, और उसके पास एक मंदिर है। वो मंदिर काफी दूर नहीं है, जंगल में ही है, और ही बिलोंग टू दैट सेक्ट ऑफ हिंदूज। वो जो पुजारी है, सन्यासी, वो ऐसे हिंदुओं के वर्ग का इंसान है जो ये सोचते हैं कि लाइफ में परफेक्शन पाने के लिए, फ्रॉम इंटरकोर्स विद द स्पिरिट्स ऑफ डिपार्टेड मैन, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का बलि चढ़ा करके और उनकी आत्माओं के जरिए वो लोग परफेक्ट हो सकते हैं। मतलब माँ काली को बलि चढ़ाएंगे कुछ लोगों की, और
जिनकी बलि चढ़ाएंगे उसे जैसा चाहेंगे वैसा वरदान मांगकर वो लोग अपने लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। इस सिलसिले में वो पुजारी ऑलरेडी कई लोगों को माँ काली के सामने बलि चढ़ा चुका है। 6 ह्यूमन विक्टिम्स को शिकार, मतलब 6 इंसानों को वो शिकार बना चुका है। और उन 6 के 6 लोगों की खोपड़ियां तुम लोग जब जाओगे तो देख पाओगे, उस मंदिर में ही रखी हुई हैं, ताक पे रखी हुई है, निक्स में, NICHES, निक्स का मतलब ताक। दीवारों में छोटा छोटा स्पेस बना देते हैं सामान रखने के लिए, उसे ताखा कहते हैं। तो ताखे में रखी हुई हैं 6 खोपड़ियां, और अब 7वें की बलि चढ़ानी है। He would become perfect when the 7th victim was sacrificed. 7वें की जब बलि चढ़ा देगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा, और इसीलिए वो तुम्हारे बड़े भाई को ले आया है 7वां विक्टिम बनाने के लिए। राक्षसी ने फिर प्रिंस को ये भी बताया कि वो लोग जल्दी से जाएं मंदिर, और जाकर वहां सच्चाई को वो लोग देख सकते हैं, जो कुछ भी उसने कहा है। और फिर मंदिर वो दोनों ही चले गए, दोनों राजकुमार। जब एल्डर प्रिंस अंदर गया तो अंदर की खोपड़ियों ने जो ताखे में रखी हुई थी वो सब उसे देखकर हंसने लगी। घैसली लाफ, घैसली मतलब भयानक तरीके की हंसी हंसने लगी, हा 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 हंसने लगी। हॉरर स्ट्रक एट द साइट एंड साउंड, और एक भयानक किस्म का आतंक बड़े वाले राजकुमार के ऊपर छा गया वहां का नजारा देखने के बाद और वहां की आवाज सुनने के बाद। ही इंक्वायर्ड द कॉज ऑफ द लाफ्टर, उसने पूछा कि भाई तुम सारे लोग क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर, सारी खोपड़ियां। खोपड़ियों ने उसे बताया कि उन लोगों को बहुत खुशी हो रही है, that they were about to get another added to their number, बहुत खुशी हो रही है कि वो लोग तो 6 हैं, बहुत जल्दी एक और ताक में 7वीं खोपड़ी आने वाली है। उसमें से एक खोपड़ी ने बताया, क्योंकि वो खोपड़ी स्पोक्समैन था उन बाकी लोगों के तरफ से बोलने वाला स्पोक्समैन, उसने कहा देखो भाई यंग प्रिंस, अगले कुछ ही दिनों के अंदर वो सन्यासी की भक्ति जो है ना वो पूरी हो जाएगी, एंड तुम्हें यहाँ लाएगा वो इस मंदिर में, और तुम्हारे सिर को काटेगा, और तुम भी हमारे साथ कंपेनियन बन जाओगे, इसी ताकों में रखे जाओगे। लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम बच सकते हो, ऐसा किस्मत, मतलब ऐसी मौत से बच सकते हो और हमारी भी भलाई कर सकते हो। प्रिंस ने बोला ओह डू टेल मी, प्लीज बताइए ना कौन सा वो रास्ता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो सब कुछ करूंगा जैसा तुम लोग बताओगे और तुम लोग का भला करूंगा। स्कल ने रिप्लाई किया कि जब वो मेंडिकेंट तुम्हें यहाँ ले आएगा ना मंदिर में और तुम्हारी बलि चढ़ाएगा, तो तुम्हारा सिर काटने के पहले वो तुम्हें कहेगा कि तुम माँ काली के सामने प्रोस्ट्रेट करो। प्रोस्ट्रेट करो मतलब दंडवत प्रणाम करो, और जब तुम प्रोस्ट्रेट करोगे प्रणाम करने के लिए तो उसी वक्त वो तुम्हारा सिर काट देगा। तो इसीलिए मेरी सलाह मानो कि जब वो ऐसा कहेगा ना टू बो डाउन बिफोर काली, काली के सामने झुकने के लिए, तो तुम उससे कहना कि देखो भाई हम प्रिंस हैं, राजकुमार, और आज तक हमने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, मुझे तो आता ही नहीं कैसे सिर झुकाते हैं, तुम एक बार झुक के दिखाओ ना कैसे मुझे प्रणाम करना है माँ काली को। और तुम्हारी बात मानकर मेंडिकेंट तुम्हें दिखाने के लिए जमीन पर लेटेगा, प्रोस्ट्रेट करेगा, और जैसे ही वो झुकेगा तुम्हें दिखाने के लिए, तुम उसका तलवार लेना और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देना, उसके बॉडी से। ऐसा करने से तुम्हारी जान भी बच जाएगी, और हम सारे लोग जो खोपड़ी बन चुके हैं, अब कंकाल बन चुके हैं, हम लोग भी वापस जिंदा हो जाएंगे, रिजरेक्शन हो जाएगा हमारा, पुनर्जन्म, मतलब हम लोग फिर से प्रकट हो जाएंगे इंसानी जिंदगी में। एज द मेंडिकेंट्स वोज विल बी अनफुलफिल्ड, और उस मेंडिकेंट का वो भक्ति पूरा हो नहीं पाएगा 7 लोगों की बलि, तो हम सारे लोग वापस आ जाएंगे अपने अपने लाइफ में। एल्डर प्रिंस ने उसे धन्यवाद दिया और सारी खोपड़ियों को, और वापस निकल आया वहां से और झोपड़ी में चला आया, मेंडिकेंट की झोपड़ी में अपने छोटे भाई के साथ। अगले कुछ दिनों में मेंडिकेंट का डिवोशन अब कंप्लीट हो गया था, तो अगले ही दिन उसने प्रिंस को कहा कि चलो हमारे साथ मंदिर चलो। फॉर वॉट रीजन ही डिड नॉट मेंशन, लेकिन किस लिए चलोगे हम तुम्हें नहीं बताएंगे, किस वजह से चलना है। लेकिन प्रिंस को तो पता था कि आज वो मेरा सिर काटेगा, इसलिए मुझे ले जा रहा है। यंगर प्रिंस भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था, लेकिन मेंडिकेंट ने उसे रोक दिया। उसने बोला कि नहीं, तुम मंदिर के अंदर अलाउड नहीं हो। इसके बाद वो सन्यासी स्टूड इन द प्रेजेंस ऑफ काली, काली माँ के मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और उसने प्रिंस को बोला कि चलो माता को प्रणाम करो। प्रिंस ने रिप्लाई दिया, आई हैव नॉट एज अ प्रिंस बोड टू एनीवन, मैं तो भाई कभी भी राजकुमार के रूप में कभी किसी के सामने झुका नहीं। आई डू नॉट नो हाउ टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ प्रोस्ट्रेशन, मुझे नहीं पता कि ये प्रोस्ट्रेट कैसे करते हैं, कैसे झुक करके दंडवत प्रणाम नमस्ते कैसे करते हैं भगवान को, मुझे नहीं पता।
प्लीज शो मी द वे फर्स्ट, पहले तुम मुझे करके दिखाओ, एंड आई विल ग्लैडली डू इट, और फिर मैं बहुत खुशी खुशी वो काम कर लूंगा। इसके बाद वो मेंडिकेंट सन्यासी प्रोस्ट्रेट किया उसके सामने, एल्डर प्रिंस के सामने, जहाँ काली माँ की मूर्ति थी। एंड वाइल ही वॉज डूइंग सो, और जैसे ही वो प्रोस्ट्रेशन कर रहा था, प्रिंस ने मौका देखकर एक ही स्ट्रोक में उसी के तलवार से उसका सिर उसके बॉडी से अलग कर दिया, काट कर। इमीडिएटली, ऐसा होने के तुरंत बाद, उसका सारा जो तपस्या था वो भंग हो गया। जो कुछ भी उसने अर्चना पूजा किया था, डिवोशन किया था, वो सब टूट गया, भंग हो गया। और इमीडिएटली वो जो सारे स्कल्स थे ना, पहले से ही 6 लोगों की जो बलिदान सेक्रीफाइस हो चुका था, वो सारे लोग जो निक में बैठे हुए थे, टेम्पल के निक में, वो सब जोर जोर से हंसने लगे। एंड गॉडेस हरसेल्फ बिकम प्रोपिशियस, और गॉडेस काली, उसने खुद जो वरदान देना था उस सन्यासी को, परफेक्शन का वरदान, वही वरदान माँ काली ने एल्डर प्रिंस को दिया। द स्कल्स वेर अगेन यूनाइटेड, सारे के सारे खोपड़ियाँ अब जीते जागते इंसान बन चुके थे, सब यूनाइटेड हो गए, अपने अपने रिस्पेक्टिव बॉडीज को वो लोग पा गए, एंड बिकेम लिविंग मैन, और जीते जागते इंसान बन गए। एंड द टू प्रिंसेस, और दो के दोनों राजकुमार, वापस अपनी कंट्री में लौट आए। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है कि परफेक्शन किसी की जान लेने में नहीं है, बल्कि किसी की जान बचाने में परफेक्शन होता है। भगवान भी ऐसे ही लोगों को वरदान देते हैं परफेक्ट होने का, जो लोगों की रक्षा करते हैं, जो लोगों को मौत के मुंह से बचाता है, ना कि उसको वरदान देते हैं परफेक्शन का जो लोगों की जान ले लेता है, लोगों को बलिदान देता है अंधविश्वास में। थैंक यू।